प्रीति में आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। प्रीवियस ईयर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अब अभी आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को, उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में और आते भी है। तो इसका बेनिफिट उठाइए। और जो भी ये जो आ रहा था कि सीटेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है का डेडलाइन आया था कि 29 दिसंबर से आपका जनवरी तक होगा, तो वो फेक न्यूज़ है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है सीबीएसई की तरफ से कि उसका एग्ज़ाम होने वाला है कब। ठीक है, जब अभी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब समझ लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आया तब तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है सीबीएसई की तरफ से। और एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम के आने से आपका 10 दिन 15 दिन या एक सप्ताह के अंदर आपको उतना टाइम पहले पता चल ही जाता है। तो अभी बहुत टाइम है, अभी नहीं आया है एडमिट कार्ड, तो जब तक नहीं आया तब तक आराम से अपनी तैयारी करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जैसे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा सोशल साइंस, जो कि 60 नंबर का होता है। अगर आप इसमें अच्छा नंबर लिए आते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट है आपका। 50-30 क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी का कल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 31, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है महाजनपद, दूसरा गुप्त, तीसरा हड़प्पा सभ्यता, चौथा वैदिक काल। तो ये जो कर प्रथा का जो विशिष्ट महत्व था वो महाजनपद काल से में था। ठीक है, जिसका सही आंसर होगा। फिर 32 है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? पहला कक्षीय समतल, दूसरा प्रदीप्ति वृत्त, तीसरा घूर्णन, चौथा परिक्रमण। ठीक है, तो घूमने को क्या कहा जाता है? घूर्णन का परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ 33 है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है? गुरु के पास जाकर समीप बैठना। ठीक है, तो पहला है आरण्यक, दूसरा पुराण, तीसरा उपनिषद, चौथा वेद। तो इसका सही आंसर होगा उपनिषद। ठीक है, ये इसका सही आंसर हुआ। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? पहला दुर्ग, दूसरा कुल्लू, तीसरा छोटा नागपुर, चौथा बस्तर। तो ये छोटा नागपुर में मुंडा जनजाति पाया जाता है। छोटा नागपुर कहाँ? झारखंड। ठीक है, 35, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है? प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव या रूढ़िबद्ध। तो क्या कहा जाएगा? रूढ़िबद्ध। किसी के इमेज के साथ अगर हम कुछ धारणा जोड़ देते हैं तो क्या कहलाएगा? रूढ़िबद्ध कहलाएगा। 36 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध है? पहला जीवन के अधिकार से, दूसरा संवैधानिक उपचार के अधिकार से, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, और फिर चौथा है समानता के अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14 से 20 के अंदर, फिर आपका समानता का अधिकार आर्टिकल 14। ठीक है, अब मगर जीवन के अधिकार क्या है? आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? पहला गुरु गोविंद सिंह, दूसरा गुरु तेग बहादुर, तीसरा गुरु नानक देव, चौथा गुरु अंगद देव। तो खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, 37 का सही आंसर। 38 है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार। ठीक है, पहला हुमायूं, दूसरा जहांगीर, तीसरा अकबर, चौथा शाहजहां। तो विश्व शांति का जो विचार है किसने बढ़ाया? ये आपका अकबर ने बढ़ाया। ठीक है, 39 ने कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला रानी चेन्नम्मा, दूसरा नाना फडणवीस, तीसरा आलिया बाई होलकर, चौथा रानी लक्ष्मीबाई। तो ये क्या? रानी चेन्नम्मा थी जो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, 39 का आंसर फर्स्ट। 40 है, स्थान, लोक, वस्तुएं एवं प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं? पहला पर्यावरण, दूसरा जैविक संसाधन, तीसरा स्थल मंडल, चौथा परिवेश। तो क्या कहलाता है? स्थान, लोक, वस्तु, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण में ही सारे कुछ होंगे ना, किसी एक चीज में तो नहीं होगा।
ठीक है। तो 41 है पिंड जिनमें अपनी उष्मा का और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते उन्हें कहा जाता है ग्रह, खगोलीय पिंड। तीसरा तारे, चौथा तारामंडल। तो तारे हैं जो उनके पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो तारों की रोशनी से चमकते हैं। तो ये सही आंसर तारे होंगे। 42 है निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान यानी उड़ान के लिए आदर्श है। ठीक है। पहला है समताप मंडल, दूसरा बाह्य मंडल, तीसरा क्षोभ मंडल, चौथा आयन मंडल। तो इसका क्या है आदर्श स्थिति है वायु क्या चीज के लिए उड़ान के लिए। तो आदर्श स्थिति क्या है समताप मंडल। 42 का आंसर ये सही होगा। ये आपका चारों में से कभी ना कभी हर एग्जाम में एवरी ईयर एवरी एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है। हर साल इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता ही है। सप्ताह मंडल, वायुमंडल, आयुमंडल, क्षोभ मंडल, कभी उड़ान पूछने का, कभी हवाई जहाज ये हुआ, गैस कौन सी परत पाती है, ये सब कुछ पूरे तो मौसम से संबंधित ये सारा कुछ पूछता है। तो इस वाले चैप्टर से 1-2 नंबर आपको आराम से आ सकता है एग्जाम में। 43 है जब कोई शिलाखंड दबाव और कठोरता के कारण परत दर सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं अवसादी सेल, दूसरा प्रारंभिक सेल, तीसरा अग्नेय सेल, चौथा कारिंतिक सेल। तो जो दबाव और कठोरता के कारण पत्ता सेल में बदल जाते हैं उन्हें हम अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। प्रारंभिक सेल जैसा कुछ नहीं होता, कारिंतिक और अग्नेय सेल होते हैं। ठीक है। 44 है जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती है और अपनी नजदीकी के लाभ उठाती है या कहलाता है पहला बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरा असेंबली लाइन उत्पादन, तीसरा औद्योगिक तंत्र, चौथा औद्योगिक क्षेत्र। तो ये क्या कहलाएगा औद्योगिक क्षेत्र कहलाएगा जब एक दूसरे के नजदीक होते हैं और अपनी नजदीकी के लाभ उठाते हैं आदान प्रदान वस्तुओं का। तो ये क्या कहलाएगा औद्योगिक क्षेत्र। 45 है निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। पहला शीतोष्ण सदाबहार, दूसरा शीतोष्ण पर्णपाती, तीसरा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, तीसरा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो गिरने का जिसका निश्चित समय नहीं होता वो पूछा गया। तो सदाबहार है वो साल भर सदाबहार रहेगा तो उसका निश्चित समय नहीं होता। तो ये इसका सही आंसर होगा। क्योंकि उस कटिबंधीय वन जो होते हैं साल भर हरा भरा रहता है और इसमें क्या बोलते कोई निश्चित समय इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, वे कभी भी अनवरत नहीं दिखते हैं यानी कि पत्तियां। तो ये उसका 45 का क्या हो सही होगा उस कटिबंधीय सदाबहार वन। 46 है भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है पहला राष्ट्रपति, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा संसद, चौथा प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था क्या है संसद है। संसद में ही देश का कोई भी कानून पारित होता है, चाहे न्यायिक से हो, धार्मिक हो, स्वतंत्रता हो, स्पीच हो, एक्सप्रेशन कुछ भी अधिकार हो या कोई कानून बन रहा है, कोई कुछ भी आर्टिकल में चेंज होना है, कुछ भी संशोधन होना है, कुछ भी हो वो क्या होता है संसद में होता है। तो 46 का आंसर संसद सही होगा। 47 जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है पहला प्रभुसत्ता, दूसरा राजतंत्र, तीसरा स्वेच्छाचारी, चौथा धर्मनिरपेक्षता। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, धार्मिक क्रिया हो गया तो क्या हो गया धर्म से संबंधित। तो इसका आंसर क्या होगा धर्मनिरपेक्षता होगा। जब किसी धार्मिक क्रियाओं पर किसी सरकार का किसी प्रकार का जब राज्य उसका हस्तक्षेप नहीं होता है उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि राज्य है किसी के भी धर्म पे क्रियाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। किसी भी धर्म जाति का वो क्या है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 48 है संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है पहला बेकार संसाधन, दूसरा मूल्यवान संसाधन, तीसरा संभावित संसाधन, चौथा वास्तविक संसाधन। तो इसका आंसर क्या होगा संभावित संसाधन होंगे जिसका जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उसका अभी उपयोग नहीं किया गया वो क्या कहलाएंगे संभावित संसाधन। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है पहला तुर्की और अफगान शैलियों का, दूसरा तुर्की और फारसी शैलियों का, तीसरा अरब और भारतीय शैलियों का, चौथा है भारतीय
फारसी और भारतीय शैलियों को। तो ये क्या है, मुगल वास्तुशिल्प क्या है, फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। ठीक है। भारत की मानक देशांतर क्या है, 82 पूर्व देशांतर, 83.30 पूर्व देशांतर, 82.30 पूर्व देशांतर, 82 डिग्रीज फॉर 50 पूर्व देशांतर। तो भारत की मानक देशांतर क्या, 82.30 पूर्व देशांतर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। 51 है, कृषि एक पद्धति जिसमें व्यापार स्तर का आधुनिक स्तर व्यापार सॉरी फिर से कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता कहलाती है। पहला स्थानांतरित कृषि, दूसरा निर्वाह कृषि, तीसरा वाणिज्यिक कृषि या खेती, तीसरा गहन गहन खेती कृषि। तो क्या है, व्यापक ये सब आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए गए, तो यानी कि उपयोग अधिक उत्पादकता उत्पादन का, तो ये क्या कहलाएगी, वाणिज्य खेती कहलाएगी। ठीक है। 52 है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, पहला सौर ऊर्जा, दूसरा ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा जीवाश्म ऊर्जा, चौथा पवन। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, जीवाश्म ऊर्जा। ठीक है। 53 है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, पहला उपनिवेशीकरण, दूसरा पुनर्जागरण, तीसरा महासंघ, चौथा व्यापारिक। तो इसे हम उपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है। चौथा 54 है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि तट के साथ गर्म धारा बहती है, दूसरा गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है, तीसरा तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, चौथा है तंतुरित तटीय क्षेत्र है। तो इसका क्या है, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है, इसलिए वहां पे अमेरिका पूर्वी जापान का जो तट है वहां पे समुद्री पालन के लिए, समुद्री यानी कि मछली पालन के लिए सबसे अच्छा जगह है। ठीक है, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। 54 का ये सही आंसर होगा। 55 है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते कहलाता है, राज्य, क्षेत्र, सीमा, निर्वाचन क्षेत्र। तो ये निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे एक निश्चित क्षेत्र और वहां पे रहने वाले जो मतदाता होते हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। 56 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है, पहला स्वदेशी आंदोलन, दूसरा होम रूल आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये क्या था, दांडी यात्रा क्या किसके लिए गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गया था, 1940। ठीक है। शास्त्र नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पहला कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप, दूसरा कथक शैली को शास्त्र नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली, दूसरा या लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, चौथा शास्त्र नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं। तो क्या है, शास्त्र नृत्यों के संदर्भ में पूछा गया है, तो ये क्या होगा, शास्त्र नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं। ठीक है, ये सही आंसर होगा। फिर 58 निम्न से कौन सा अपदरण स्थल रूप है, पहला ही मोड़, दूसरा छद्रकशाला, तीसरा लो एस, चौथा डेल्टा। तो छद्रकशाला क्या है, अपदरण स्थल रूप है। ठीक है। भारत में 59 है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत में राज्यपाल तो प्रधानमंत्री, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा भारत के राष्ट्रपति, चौथा है कि संसद। तो भारत में जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। 60 है, विश्व की 80 से अधिक जनसंख्या निवास करती है, उत्तरी अमेरिका और एशिया में, दूसरा है एशिया और यूरोप में, तीसरा है एशिया और अफ्रीका में, चौथा एशिया दक्षिण अफ्रीका में। तो क्या है, विश्व की 80 अधिक जनसंख्या निवास करती है कहाँ, एशिया और अफ्रीका में। ठीक है। 61 निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को बढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है, पहला मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, दूसरा है परियोजना कार्य, तीसरा व्याख्यान पद्धति, चौथा कहानी पद्धति। तो क्या है, संसद कार्य का प्रकरण बढ़ाने में सर्वोत्कृष्ट क्या है, तो मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए क्या होना चाहिए, वाद विवाद का आयोजन होना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर होगा। 62 हो, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता, पहला मस्तिष्क और हृदय हाथ की शिक्षा, दूसरा कमजोर अयोग्य व्यक्ति विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा यानी कि अगली की कक्षा में पदोन्नत करने, तीसरा बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करें, चौथा है व्यवहार बच्चे के व्यवहार के सतत आकलन करने, सतत
अवलोकन करें। तो ये इसका सही आंसर होगा कि सतत व्यापक मूल्यांकन जो मुख्य रूप से है बल देता है वो बच्चों के व्यवहार का सतत आकलन करने का, ना कि किसी एक शर्त पे किया जाए। 63 है वह सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपांतक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते, दूसरा प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, तीसरा मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना, चौथा कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। तो उसमें बढ़ाने का क्या कारण पूछा गया है, तो ये मानकीकृत परीक्षण होगा। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण होगा सही आंसर। 64 है सामाजिक विज्ञान के बच्चों को के साथ लैस करना। ए स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, दूसरा सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, तीसरा जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, चौथा है सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता। तो इसका क्या होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता होना चाहिए। इस चिंतन से बच्चों को लैस होना चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से विचार कर सके। फिर 65 निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य यानी कि पारस्परिक अधिगम की विशेषता? तो पहला, शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर दान प्रदान करें। दूसरा, कि शिक्षक विद्यालय में कार्य करते हुए अपने शिक्षक को पूरा करते। तीसरा है सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। चौथा है भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पारस्परिक अधिगम की विशेषता पूछे तो इसमें सीखने को उत्तरदायित्व तो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपका सोशल साइंस का, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अभी फायदेमंद है। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, सारा सेट करिए। आप हिंदी, इंग्लिश हो गया, फिर सीडीपी, ईवीएस, सोशल साइंस, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन आप पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको पढ़ने में भी कम टाइम लगेगा और आंसर भी आप अच्छे से दे सकते हैं कम टाइम में। इससे आपका टाइम भी सेव होता है, तो प्रैक्टिस करने से और आप आंसर जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलता है।